नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में अगले कुछ मिनट्स तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम देश की हर एक घटना न्यूज रूम लाइव के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। पहलगाम की हर अपडेट से लेकर देश की अलग अलग खबरें, देश की सियासत से जुड़ी खबरें और देश से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। तो आज की पहली बड़ी खबर, एनआईए चीफ पहलगाम पहुंचे हुए हैं और पहलगाम हमले के बाद एनआईए ने पूरी ये कार्रवाई अपने हाथ में ले ली है और आज एनआईए के चीफ पहलगाम में भी पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर रहेगी, पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया है और भारत के एरिया से ऊपर पाकिस्तान का कोई भी जहाज नहीं उड़ सकेगा, कोई भी फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ पाएगी। एक और बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। तो साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएस विदेश मंत्री से बातचीत की है। ये फोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद अब क्या आउटकम निकले हैं, ये भी आपको थोड़ी देर के बाद पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो वहीं पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है, क्योंकि वहां पर भारत की दहशत और भारत का डर इतना फैल गया है कि एनएसए को बदलना पड़ा है। लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी वही गतिविधियां कर रहा है जो भारत में हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, पाकिस्तानी सेना ने फिर से फायरिंग की है। बॉर्डर इलाकों में लगातार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और आज फिर से कई इलाकों में जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो आज पहली बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव में। पहली बड़ी जानकारी है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त एनआईए एक्शन में नजर आ रही है। एनआईए चीफ सदानंद दाती पहलगाम पहुंच चुके हैं। एनआईए के चीफ है और बैसरन घाटी की 3D मैपिंग होगी, यानी 3D मैपिंग वहां पर होने वाली है। पहलगाम के हर पहलू की जांच होगी। पहलगाम में हमला कैसे हुआ, उन पर्यटकों तक लोग जो आतंकवादी है वो कैसे पहुंचे, किसने उन्हें वहां तक पहुंचाया, किसने मदद की, हर एक पहलू पहलगाम से जुड़ा हुआ, जिसकी जांच खुद एनआईए कर रही है, जिसकी जांच खुद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। और अब उनके चीफ जो है वो पहलगाम पहुंच चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर 3D मैपिंग होगी, यानी 3 डायमेंशनल मैपिंग होगी। 3 तरह से वो मैप बनाया जाएगा और उसके बाद उससे यह आसानी होगी कि जो आतंकी वहां पर पहुंचे उन्होंने प्रवेश कहां से किया, एंट्री कहां से की, एग्जिट कहां से किया, हमला कैसे हुआ, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी और एज्यूम की जाएंगी, इमेजिन की जाएंगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल काफी दिन हो चुके हैं, हफ्ता हो चुका है, हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। लोग अभी भी आक्रोश में हैं। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि कूटनीतिक रूप से एक बड़ी कार्रवाई की गई पहले ही दिन जब सीसीएस की बैठक हुई। उसके बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले, 5 बड़े फैसले पहली सीसीएस की बैठक में हुए थे। उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक भी पाकिस्तान पर की गई और कई सारे अकाउंट्स भारत में बंद कर दिए गए और पाकिस्तानी के जो अकाउंट्स यहां पर चलते थे या यूट्यूब चैनल चलते थे उन्हें बंद किया गया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले हैं वो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरा उन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, चूंकि एनआईए ने अब पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है और इस बारे में भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। कर्नल तेज टीकू साहब हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया है। अब एनआईए सर पूरी तरीके से वहां पर जांच कर रही है, जांच का हर एक पहलू जांचा जा रहा है, कैसे आतंकी आए, 3D मैपिंग भी होगी। आज एनआईए की चीफ भी पहलगाम पहुंच चुके हैं। कैसे आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं जो एनआईए जांच कर रही है? देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो कन्विक्शन रेट है, मतलब जो भी केस उनको दिया जाता है और जिसकी वो तहकीकात करके अदालत में उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, उनकी कन्विक्शन रेट तकरीबन 98 to 100%, 98% है उनके कन्विक्शन रेट। इसका मतलब ये है कि जब वो किसी भी क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो हर पहलू को एग्जामिन करते हैं, हर पहलू का इम्तिहान करते हैं और फिर ऐसे सबूत जुटा लेते हैं जो कि कोर्ट में ठहर जाते हैं, जिनको कोर्ट एक्सेप्ट करता है। तो ये 3D मैपिंग के अलावा कई सारी चीजें एनआईए करेगी, जिससे कोर्ट में जब ये मामला चला जाएगा वहां पर सबूत नहीं
कर्नल साहब, आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर दीजिएगा जरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रोसिक्यूट करने के लिए, किसी भी क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करने के लिए आपके पास जो सबूत होने चाहिए वो कोर्ट के अंदर ठहरने के योग्य होने चाहिए, जिसको कोर्ट माने, क्योंकि कोर्ट में तो बहसाबाजी होगी दोनों पक्ष से। तो क्योंकि एनआईए की कन्विक्शन रेट अपने केसेस में तकरीबन 98% है, तो वो हर प्रकार के सबूत जुटाएंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत होगा, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो लोग पकड़े हुए हैं उनसे बयान दिए जाएंगे। तो ये उसी की एक प्रतिक्रिया है कि जितने सबूत आप जुटा सकते हो जुटा लो। सर, एक 3D मैपिंग की बात हो रही है, उसको जरा परिभाषित कीजिएगा। वो 3D मैपिंग होती क्या है, उसमें क्या चीजें होती हैं और कैसे उसको तैयार किया जाता है, और उसके आधार पर कितनी सहायता इन जांच एजेंसीज को मिलती है? देखिए, 3D का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। 3 डायमेंशंस का ये मतलब है, जब आप जैसे आप वाइसरन को जाए, वाइसरन का इलाका देखा आपने, जब आप वाइसरन में चलेंगे उस वादी के ऊपर, तो आपके सामने एक चित्र होगा, लेकिन आपको हर एंगल से वो कैसा लगता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप उसको एक 3 डायमेंशन में देखें, आप सतह से जा रहे हैं, आप एयर से देख रहे हैं और दूसरे एंगल से भी उसको देख रहे हैं। जब आप सब एंगल से उस ज्योग्राफी को एग्जामिन करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे, तभी आपको जो है क्राइम सीन असली समझ में आएगा। और उसके ऊपर फिर जो आपके पास गवाह है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने बयान किया, जब वो उसको इंटरपोलेट करेंगे, उसमें डालेंगे, तो आपके पास स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है कि हुआ एक्चुअली क्या है, कौन कहां से आया, किधर गया, कहां से मारा गया, क्या बातचीत हुई, कितना डिस्टेंस था। ये अगेन ये उस चीज के लिए किया जाता है ताकि आपके पास फुल प्रूफ जो है आपके पास एविडेंस। ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस कर्नल साहब, तब तक आप बने रहिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। वाटर स्ट्राइक के बाद आर्थिक स्ट्राइक भी कर दी गई है और भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। देखिए, एक और बड़ी यहां पर कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान को लेकर की है और एयर स्पेस को बंद करने का फैसला लिया है। 23 मई तक भारत ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं है। ये एक और बड़ी स्ट्राइक मानी जा सकती है, क्योंकि जो रास्ता पहले अपनाया जाता था एयर स्पेस के अंदर, उसे फिलहाल भारत ने रोक लिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है और 23 मई तक ये फैसला बरकरार रहेगा। एक बड़ी स्ट्राइक फिर से यहां पर की है, पहले वाटर स्ट्राइक की, डिजिटल स्ट्राइक की, आर्थिक स्ट्राइक, और इस तरह से एक एक कदम लिए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की रणनीति इस वक्त अपना रहा है। बैठकें हो रही हैं, कल पूरे दिन कई सारे बैठकें हुई थी और उन बैठकों में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से एक फैसला ये भी है। कर्नल साहब हमारे साथ बने हुए, एक बार वापस मैं कर्नल साहब के पास जाना चाहूंगा। कर्नल साहब, एक और बड़ी स्ट्राइक इसे माना जा सकता है, क्योंकि एयर स्पेस को बंद कर दिया है अगले 23 मई तक का। इसके पीछे रणनीति क्या है, किस तरह से यह फैसला लिया है और इसका कितना इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि एयर स्पेस आज से बंद हुई है। ये तो पहले जिस दिन से पाकिस्तान ने हमारी एयर स्पेस बंद करी थी उसी दिन से होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ इसके ठोस कारण होंगे, तो उसमें हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, क्या होता है कि पाकिस्तान से जो भी जहाज ईस्ट की तरफ जाएगा जी, सपोज बांग्लादेश जाएगा, म्यांमार जाएगा, चाइना की भी वहां जाता, चाइना तो शायद जरूरी नहीं है हमारे ऊपर फ्लाइट करना, लेकिन जापान वगैरह जितने भी साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की तरफ जो भी जहाज जाएगा उसको भारत के ऊपर उड़ान भरनी पड़ती है। तो भारत के ऊपर उड़ान, जब आपकी भारत के ऊपर जो नो फ्लाई जोन बनाया गया है, उसका मतलब है अगर सपोज लाहौर से उसने जाना है कोरिया जी, तो अब उसको लाहौर से पहले अरेबियन सी की तरफ जाना पड़ेगा, फिर नीचे पेनिनसुला से चक्कर लेकर फिर कितना लंबा रास्ता, कम से कम उसका 1.5 गुना रास्ता, 1.5 से 2 गुना रास्ता तो उसका बढ़ जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो
या तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं कर सकते, उनको हाँ। कहीं ईंधन भरने की जगह मिलनी चाहिए, या बिल्कुल। अगर इनके पास इतने बड़े जहाज हैं जिनमें ईंधन तो पूरा 15-16 घंटे तक हर जहाज तो नहीं उड़ान कर सकता है इतना, तो उनका टाइम बढ़ेगा, उनका ईंधन का खर्चा बढ़ेगा, उनको कहीं उतरना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए, जहां उतरना पड़ेगा वहां उनका पैसा खर्च होगा, तो काफी कम से कम 1.5-2 गुना उनकी जो टिकटें हैं एयरक्राफ्ट की वो महंगी हो जाएंगी, उनको कीमत। तो जब टिकट महंगी हो जाती है, लोग कम ट्रेवल करते हैं, तो इस वजह से उनकी जो एयरलाइंस है, खासकर पीआईए जो है उनकी, और उनको काफी नुकसान हो जाएगा। और ये आपने शायद 1971 वॉर में भी ऐसा ही हुआ था, हमने उनको ओवरफ्लाई से रोक दिया था और फिर उनको श्रीलंका जाना पड़ा, वहां पर उतरकर रिफ्यूलिंग करनी पड़ी, फिर वो कहीं ना कहीं तरीके से ढाका पहुंच जाते थे। हालांकि अभी तो मेरे ख्याल से उतना स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट ईस्ट पाकिस्तान तो है नहीं अभी, लेकिन तब भी जो उनका रिश्ता बन रहा था आपस में, उसमें भी काफी सारी ठेस पहुंच जाएगी और पाकिस्तान को काफी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल कर्नल साहब, क्या इसके पीछे का यही एक कारण है जो आपने बताया, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना, उनके फ्यूल को नुकसान पहुंचाना, उनके समय को, ताकि समय थोड़ा उनको ज्यादा लगे और किसी और देश के ऊपर से उनको जाना पड़े, या फिर इसे जिस अगर युद्ध की स्थिति बनती है, ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, तो जाहिर सी बात है एयरफोर्स को भी अलर्ट रहना पड़ता है, उस जरिए से भी अगले देश को जवाब दिया जाता है। तो क्या उससे भी इसका जुड़ाव है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो बहुत गहरा ताल्लुक। देखिए, जब युद्ध की स्थिति होती है, हाँ। तो युद्ध की स्थिति में आपको जहाज आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो सिर्फ रडार से ही पता चलेगा, क्योंकि जब हवाई जहाज आपके ऊपर होगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। तो आजकल रडार से ही आपके पास, जैसे हमारे पास कई सारे S-400 है हमारे पास, या कई सारे आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, तो पाकिस्तान जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा उस पर फायरिंग की जाएगी। तो इनका रिस्क भी बहुत बड़ा बन जाता है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को अगर कोई चोट लगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा सिविलियन एयरक्राफ्ट का। ठीक है। पहली बात तो इसको अवॉइड करने के लिए भी ये किया जाता है। दूसरी बात ये है, जब आप अपने टेरिटरी के ऊपर किसी दुश्मन जहाज को फ्लाई ओवर करने देते हैं, तो आपको क्या आप ये भरोसा कर सकते हैं कि वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लगाकर वो हमारी इंटेलिजेंस गैदर नहीं करेंगे? कर सकते हैं, वो करेंगे बल्कि। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप अपने एरिया को नो फ्लाई जोन बनाते हैं, हमारे ऊपर है चढ़े। इसका मतलब अगर कोई भी पाकिस्तानी जहाज हमारे देश के ऊपर उड़ेगा तो लेजिटिमेट टारगेट है, उसको गिराया जाएगा। तो पाकिस्तान का भी यही, उन्होंने हमारे जहाजों को मना कर लिया ऊपर से फ्लाइट करने से, तो उनके लिए भी, हमारे जहाजों के लिए भी यही लागू है। ठीक है कर्नल साहब, फिर से लौटूंगा आपके पास, थोड़ा और समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएस विदेश मंत्री से बातचीत की है। बड़ी खबर है, मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहलगाम हमले पर चर्चा की है। अपराधियों को न्याय के लिए कटघरे में लाना चाहिए, एस जयशंकर ने यह मांग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी है और कहा है कि जो भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने भी ये प्लानिंग की है, जो योजना करता है, जिन्होंने इस पूरे हमले को करवाया है और भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत के आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो आतंकवादियों के जो आका हैं पाकिस्तान में बैठे हुए वो हों, या फिर पाकिस्तान की सेना, जिसे इस बार सीधे डायरेक्टली इस पूरे हमले के पीछे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एस जयशंकर इस वक्त कूटनीतिक रूप से भी, डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पिछले कुछ सालों में किया भी है, खासतौर पर डिफेंस के क्षेत्र में, नीतियों के क्षेत्र में क्या नीति होनी चाहिए, क्या किस तरह से किसी देश को सबक सिखाया जा सकता है, ये तमाम चीजें हैं। नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा लोगों के लिए दुख जताया है। विदेश मंत्री है यूएस के, जिन्होंने इस हमले को लेकर दुख जताया है। ऐसे भी जब हमला हुआ था उसके तुरंत बाद सभी बड़े देशों ने भारत का समर्थन किया था और इस घटना की कड़ी निंदा की थी। ये कहा था कि हम भारत के साथ हैं, हम आतंकवाद के रास्ते पर बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, या आतंकवाद से जुड़ा या जो भी देश आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को संरक्षण देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या आतंकवाद की मानसिकता को बढ़ावा देता है, ये तमाम चीजें, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी बड़े देशों ने भारत का समर्थन किया था। एक और बड़ी अपडेट,
भारत के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में एकदम से खलबली मच गई है और भारत लगातार एक्शन ले रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बदल दिया है, वहां के एनएसए को बदल दिया है। आईएसआई चीफ असीम मलिक को एनएसए का पदभार संभाला है, पदभार दिया है। यानी ये ऑलरेडी आईएसआई के चीफ रहे हैं और अब इन्हें एनएसए बनाया गया है। वहां का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। वो अब वहां पर सुरक्षा की पूरी जो कमान है वो उनके हाथ में रहेगी। कुल मिलाकर कल जो एनएसए की बॉडी होती है उसमें भी बदलाव किया गया था भारत की तरफ से। कई सारे नए चेहरों को उसमें एड ऑन किया था, नए चेहरों को उसमें जगह दी गई थी, ताकि जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, जो डिफेंस क्षेत्र है या सुरक्षा के हित में फैसले कैसे लेने, कब लेने, ये पूरी तैयारी जो है यहीं से होती है। वहां पर कुछ बड़े लोगों को रखा जाता है जो हर किसी सेना से संबंधित होता है, चाहे वो एयरफोर्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल सेना से जुड़ा हुआ हो या फिर वायु थल सेना से जुड़ा हुआ हो। हर सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसमें होता है, एक बॉडी होती है। और कल इसमें बड़े बदलाव भारत की तरफ से किए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान ने भी एनएसए को बदलने का काम किया है। वैसे भी जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं। आप सीज फायर वायलेशन देखें, आप बयानों की झड़ी देखें, पाकिस्तान के ऐसे कई सारे मंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये तमाम पहलू हैं। कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कर्नल साहब की तरफ रुख करूंगा। कर्नल साहब, देखिए किस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ घेरा जा रहा है। अब यूएस के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है। ठीक है, यूएस के विदेश मंत्री से यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश मंत्री से लगातार बातचीत हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते आजकल बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल। और घनिष्ठ मित्र हम बन चुके हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक मामलों में काफी जगह पर हमारा सोच विचार एक जैसा है, वो क्वाड हो या अमेरिका से काफी आर्मामेंट्स खरीदने की बात है। तो अमेरिका और इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत मजबूत है। अब रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करने के दो रीजन है। पहले तो रूबियो ने ही डॉक्टर जयशंकर को फोन करके उनसे बात करी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत को पूरी छूट है कि वो किस प्रकार से इस आतंक के साथ डील करे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भारत ने कई सालों से सफर किया है पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी से। ये भी बताया गया है कि उन्होंने ये पाकिस्तान को भी चेता है कि भाई आप लोग अपने मसले जो है आपस में सुलझाओ और जंग की तरह नहीं जाओ। इसका एक बड़ा कारण ये है कि दुनिया के अंदर देखिए दो फ्लैश पॉइंट तो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, वो थम ही नहीं रहे। एक तो रशिया यूके वॉर, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कोशिश करी थी कि वो जल्दी से जल्दी इस जंग को खत्म करे, नहीं हो रहा है ये। अच्छा, दूसरा है गाजा में, वहां जब से 7 अक्टूबर 23 को हमस ने एक बहुत बारबरिक अटैक किया था इजराइल के ऊपर। इजराइल उनके पीछे पड़ा, वो हमस को खत्म करके ही दम लेंगे। तो दो फ्लैश पॉइंट तो ऑलरेडी, अब साउथ एशिया में भी एक फ्लैश पॉइंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली अमेरिका के लिए तो एक बड़ी चिंता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर साउथ एशिया में कुछ चिंगारी भड़कती है, युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो किसी न किसी तरीके से एटलीस्ट कुछ समय के लिए चाइना एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि मैं मानता हूं उनकी हिम्मत नहीं है डायरेक्टली हमें अटैक करने की, लेकिन चाइना भी एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर चाइना एक्टिवेट हो जाएगा, रशिया एक्टिवेट हो जाएगा, अमेरिका एक्टिवेट हो जाएगा, और ये चिंता जो है अमेरिका को सताई जा रही। बिल्कुल। एक कर्नल साहब, एक बहुत साधारण सा सवाल मेरा रहेगा। आम जनता के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि आम जनता सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती है। आम जनता चाहती है कि जैसे उन्होंने किया वैसे ही हम भी, हमारी सरकार और हमारी सेना भी करें, क्योंकि उनके सेंटिमेंट जुड़े हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन सरकार अभी किस रास्ते पर है, ये जरा एग्जैक्ट पॉइंट आप समझाइएगा। वैसे तो कूटनीतिक रूप से कदम उठाए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह आवाज पहुंचाई जा रही है, और आपने खुद जिक्र किया कि भाई चाइना भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जो ये तनाव है ये बढ़ता है तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। तो क्या भारत इस वक्त सीधी राह पर है कि युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पर ही चलना है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करना है? और अगर खत्म करना है तो उसके लिए विकल्प क्या है भारत के पास?
नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये भारत जो है युद्ध न हो उस रास्ते पर चल रहा है। ओके। क्योंकि अब तो ये सबकी समझ में बात आ रही है कि पाकिस्तान का जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं जो पंजाब में रहते हैं जब तक उनको आप चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब तो ये सबकी समझ में आ गई, क्योंकि 35 साल से हम यही कर रहे हैं। बॉम्बे हुआ, बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, शैलो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी के बाद, तो ये रुका नहीं। अब तो देश देखिए, डेमोक्रेसी में आपको लोगों की भावनाओं की कदर करनी पड़ती है। आप उन्होंने आपको चुन के रखा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि देश क्यों बोल रहा है और आप उल्टा करेंगे। मैं मानता हूं कि युद्ध तो होगा अभी, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, ये प्रोफेशनल सोल्जर्स ही इसका फैसला करेंगे। देश की गवर्नमेंट इसका फैसला करेंगे, ये भावनाओं पर नहीं होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार जो भी होगा, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी जो मानसिकता है उसको किसी न किसी तरीके से हमने खत्म करना है। ये तो अब इसके पीछे हम जा ही नहीं सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कल जंग शुरू या परसों जंग शुरू, ऐसा नहीं है। इसके लिए जब टाइम सूटेबल होगा, आपकी मोबिलाइजेशन कंप्लीट होगी। मैं तो ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान को हर दिन आप ऐसे ही घुमा के रखो ताकि वो इतना थक जाए और उनके रिसोर्सेज, उनकी आर्थिक स्थिति तो वैसे ही खराब है, उनको हर दिन कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा मोबिलाइजेशन के लिए। कर्नल साहब, उनको करने दीजिए और जब फिर आप उनको हिट कीजिए। बिल्कुल, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो सबसे मूल कारण है वो सबके सामने है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पीओके हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, या फिर बलूचिस्तान हो। ये तमाम चीजें हैं जिन पर चर्चा फिर से छिड़ गई है। क्या इसी के जरिए इस पर भी फोकस किया जा सकता है या सरकार कर रही है पूरी तरीके से कश्मीर के मसले को हल किया जाना चाहिए? कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ जाता है दोनों के बीच में, ऑल आउट युद्ध होगा। ये ऐसा ये कन्फाइन नहीं होगा, छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा। ये अगर होगा तो ऑल आउट युद्ध होगा। और मैं तो इस बात से कन्विंस्ड हूं कि अगर युद्ध होता है और अगर वो 2-4 दिन के बाद और आगे बढ़ जाता है तो आपको पाकिस्तान को बहुत खतरा है इस चीज का कि उनका देश टूट जाएगा, पीओजे के उनसे छिन जाएगा। और अगर पीओजे के उनसे छिन जाता है, पाकिस्तान जैसे हम जानते हैं आज उसको ज्योग्राफिकल एरिया वैसा नहीं रहेगा। बीएलए अपना बलूचिस्तान लेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में पठान लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो तो दुरान लाइन को मानते ही नहीं है, तो वो पेशावर में आ जाएंगे। पाकिस्तान का बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है कर्नल साहब, मैं इस बात से भी फिर से लौटूंगा कर्नल साहब आपके पास, आपको जाने नहीं दूंगा। अभी बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो के बाद पलवाशा खान अपनी औकात भूल चुकी है। भारत को पलवाशा खान की गीदड़ धपकी वहां से मिली है, कीचड़ भपकी मिली है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद असीम मुनीर रखेगा। देखिए, असली मकसद, असली मंशा क्या है? संसद के अंदर से, पार्लियामेंट के अंदर से, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर एक सदस्य आती हैं और भारत के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई भारत में आकर जो बाबरी मस्जिद है उसकी नींव रखी जाएगी, उसका पत्थर रखा जाएगा। ये सदस्यगण कह रही हैं। पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की ये शब्दावली, पाकिस्तान की ये नियत और मंशा साफ जाहिर करती है कि वो किस नजर से भारत को देख रहा है। और भारत में नफरत फैलाने का काम, भारत को खंडित करने का काम और भारत में जो हिंसा फैलाने का काम है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। पलवाशा खान ने संसद से भारत को चुनौती दी है और बिलावल भुट्टो के बाद अब ये एक और जहरीला बयान सामने आया है। बहुत सारे बयान सामने आए थे भारत के खिलाफ। पहले भी कहा गया था कि जो सिंधु जल रोका गया है उसमें या तो पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून बहेगा। देखिए, नफरत इस तरह से फैलाई जा रही है। कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर सदस्य ने पार्लियामेंट से क्या कुछ कहा है। सुनिए। तो सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे, और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे।
और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। तो सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से। वहां की मोहतरमा क्या कुछ कह रही थी। हमारे साथ फिर से कर्नल साहब जुड़े हुए। कर्नल साहब, एक के बाद एक जो भाषण है वो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं और सीधा भारत को स्पष्ट रूप से ये गीदड़ भभकी दी जा रही है। एक के बाद एक बहुत सारे बयान हमने देखे, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो, और अब जो वहां के लोकतंत्र का मंदिर होता है वहां पर बैठकर सदस्य भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधा जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सर देखिए शर्मा जी, पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर, हमारा देश सेक्युलर देश है, यहाँ पर हर रिलीजन धर्म ग्रंथ के लोग रहते हैं, तो हम इंटरनेशनल रिलेशन को धर्म मजहब के लिहाज से नहीं देखते। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान बना ही है इस चीज के लिए। पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था और आसिम मुनीर ने तो बिल्कुल क्लियरली बोला कि कलेमा के बिना पर पाकिस्तान बना है। और ये जो भी मोहतरमा है, क्या नाम है इनका, ये ख्वाब देख रही हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई जो इस्लाम और हिंदू की लड़ाई है, इसीलिए इसने राम मंदिर को लाया। इसको ना राम मंदिर की हिस्ट्री मालूम है, ना उनको किस तरीके से राम मंदिर बना, उसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्वॉल्व था, उसमें हजारों सालों की तारीख थी पीछे। उसको ये पता ही नहीं है, क्योंकि यही समस्या है इनकी। जिहादी मानसिकता जो है, जैसे जिहादी जो है ना, जो गोली चलाता है, जैसे पहलगाम में गोली चलाई, वो कुछ देखता ही नहीं। वो इतना अंधा हो रखा है मजहब के फैनेटिसिज्म में कि वो देखता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। और यही हाल इनका भी है। ठीक है कर्नल साहब, मुझे कोई इसकी हैरानगी थोड़ी हो रही है। तो ने भी बोला था 1000 साल लड़ाई लड़ूंगा। अब उसका पोता जो क्या है वो बिलावल भुट्टो, वो भी बोल रहा है हिंदुस्तानियों का खून बनेगा। ऐसे स्टेटमेंट देने से काम तो होता नहीं है। यही स्टेटमेंट उन्होंने 71 में भी दी और देश के 2 हिस्से हो गए। तो क्या कह सकते हैं, इनको बोलने दीजिए, बकने दीजिए, ये क्या बक रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इतना समय दिया और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पाकिस्तान की बयानबाजी और इसके बाद उकसावा, भारत को उकसाना, ये भी एक मकसद हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बैसरन पहुंचे एनआईए डीजी। देखिए बड़ी खबर है, पहले भी हमने आपको बताया था। बैसरन पहुंचे एनआईए डीजी सदानंद दाते। एनआईए के जो डीजी हैं, एनआईए के जो चीफ है, वहां पर पहुंच चुके हैं। बैसरन पहुंचे हैं अभी सदानंद दाते और अब मौके का वहां पर जायजा लेंगे, उस पूरे घटनास्थल का जायजा लेंगे। और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि 3D वहां पर एक मैप बनाया जाएगा, 3 डायमेंशनल मैप बनाया जाएगा और उस मैप के जरिए इस पूरे घटनाक्रम की वहां पर जानकारी ली जाएगी। इस घटनाक्रम को रीड किया जाएगा और हर पहलू से, पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया, हर पहलू से कि जो टेररिस्ट हैं वो वहां पर कैसे पहुंचे, उनको किसका संरक्षण मिला, किससे उनको जानकारी मिली, किसने जानकारी पहुंचाई, वहां पर कितने लोग हैं, कितने लोगों को टारगेट करना है, कितने लोगों को हिट करना है, एंट्री कहां से हुई, एग्जिट कहां से हुआ, ये तमाम चीजें हैं जिनका वहां पर जो है वो जायजा लिया जा सकता है। तो सबसे पहले इस वक्त जेके मीडिया नेटवर्क पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि एनआईए के डीजी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिएगा जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वही पहलगाम का इलाका है जहां पर 22 अप्रैल को एक बड़ा हमला हुआ था। आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था और उसके बाद किस तरह का माहौल पूरे देश में देखा गया था वो आपने भी देखा होगा। डिजिटल मीडिया के जरिए किस तरह से बेरहमी से वहां पर उन लोगों को हिट किया गया था। अब जबकि एनआईए के डीजी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरे दलबल के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। एनआईए की पूरी टीम पहले से ही वहां पर मौजूद है, जांच कर रही है, खुलासे कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है और साथ साथ इससे संपर्क में लोगों से भी बातचीत और पूछताछ हो रही है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप जेके मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव हैं और हम लगातार पहलगाम के हमले पर जो भी अपडेट होता है वो आप तक पहुंचाते हैं, हर कोशिश करते हैं पल पल की जानकारी पहुंचे, ग्राउंड से आप तक ये जानकारी वहां तक पहुंचे।
देखिए किस तरह से तस्वीरें आपके सामने हैं। उनका पूरा जो काफिला है वो पहलगाम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और एनआईए की चीफ है, डीआईजी एनआईए है, इनके साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद है और एनआईए की बाकी टीम भी वहां पर है। और जो बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी है, ये बताया जा रहा है कि वो डायरेक्टली कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे कुछ लोगों से जो इस संपर्क में हो सकते हैं, जिन पर शक शोभा हो सकती है, जो या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, उनके साथ डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं। इमरान नाइकू हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। इमरान, एनआईए के जो डीआईजी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। क्या अपडेट मिल रही है? क्या अभी वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं? ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पहलगाम हमले के हवाले से, जिस तरह से जो एनआईए के जो चीफ हैं वो कश्मीर वादी जो है पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो पहलगाम बेसारन वादी की जानिब आ रहे हैं और पहुंचे भी है। और इस सिलसिले में जो 3D मैपिंग यहाँ बेसारन वैली में की जाएगी और जो जितने भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, यानी जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं, उनकी 3D मैपिंग की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि जो मिलिटेंट थे वो किन रास्तों से आए थे, किन रास्तों से वापस चले गए थे। और सारी जो बेसारन वैली है जहाँ पे ये बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इस सारी वैली को यहाँ पे बेसारन की वैली को यहाँ पे 3D मैपिंग की जाएगी। और इस सिलसिले में जो एनी शाहिदीन जो है उनके रिकॉर्ड्स भी 3D मैपिंग के जरिए से रिकॉर्ड किए जाएंगे और कुछ लोगों से बात भी की जाएगी, खासकर वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करते थे या इससे पहले जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब ये इतना बड़ा जो है हमला हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है और आपको याद होगा कि जब ये अटैक हुआ था तो उस दिन भी एनआईए की टीम कश्मीर वैली पहुंची थी और उन्होंने इस स्पॉट का विजिट किया था। लेकिन अब खुद एनआईए के जो चीफ हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और वो अब 3D मैपिंग के जरिए से सारी जो मालूमात है वो जमा करेंगे, सारा डेटा जो है वो यहाँ से जमा करेंगे और यहाँ से तफसीलात हासिल करेंगे और खासकर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से इस स्पॉट के इसे 3D मैपिंग की जाएगी। एक बात बताइएगा, क्योंकि एनआईए के वहां पर मुखिया वहां पर खुद पहुंचे हुए, तो जाहिर सी बात है ये जांच और भी गहनता से और भी गहराई से होगी। अभी तक पहलगाम हमले से लेकर अभी तक जो समय रहा है, इस समय में क्या कुछ एनआईए के हाथ लगा है और अब जाकर जब वहां पर खुद चीफ पहुंचे हैं तो क्या कुछ संभावनाएं जताई जा सकती है? देखिए, जब से ये अटैक हुआ था आपको याद होगा, तब से बड़े पैमाने पर जहां पूरी कश्मीर वैली में सिक्योरिटी ने जो इमरान, आप सुन पा रहे हैं क्या? पहले दिन से उन्होंने स्पॉट का विजिट किया था और जी बोलिए। तो जब एनआईए पहले ही दिन यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने पहले ही दिन यहाँ रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया था, यानी कि जितने भी जो दिन थे यानी के जो वो उनको रिकॉर्ड किए थे और जो लोकल बातचीत हुई थी और खासकर जो पुणे वाले हैं या फिर यहाँ उस वक्त पहलगाम की बेसारन वादी में मौजूद थे या वो लोग जो एज टूरिस्ट यहाँ पे आए थे और बाद में उनके जो वीडियोस है सोशल मीडिया पे आए, तो उनके साथ भी एनआईए की जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनके साथ भी जो उन्होंने भी अपनी कुछ इंफॉर्मेशन या डिटेल्स जो है शेयर की है एनआईए के साथ, वो भी सारा जो डेटा है वो एनआईए ने फिलहाल कलेक्ट किया है। लेकिन ओवरऑल अभी जो जिस सिम्त में या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो उनकी जो पूरी तहकीकात है वो बड़े पैमाने पर जारी है और आज भी जिस तरीके से खुद एनआईए चीफ का यहाँ पे आना और ये इस बात को इमरान, कितना वक्त जो एनआईए चीफ हैं कितना वक्त वहां पर बिताएंगे, क्योंकि वहां पर 3D आज मैपिंग भी होनी है, तो कितना ये समय लग सकता है, कितना वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, जितनी हमारे पास अभी इतलात है, चूंकि ये 3D मैपिंग करनी है और इसमें सारा जो जिस तरह से मैंने आगाज में कहा कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है जहां से मिलिटेंट आए थे, जहां से वो फिर चले गए, और क्योंकि ये सारा ये डेंस फॉरेस्ट है और इसलिए शायद इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है और ऑलरेडी यहाँ पे कोई जो रोड की उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये वक्त भी इसमें लग सकता है। और जितनी हमारे पास इतलात है, न सिर्फ उस स्पॉट जहाँ पे ये अटैक हुआ था बल्कि इसके इर्द गिर्द के जो डेंस फॉरेस्ट के कुछ रास्ते हैं वहां से भी इतलात है कि उसकी 3D मैपिंग होगी और उसकी खुद जो निगरानी है, जो मॉनिटरिंग है, वो एनआईए के चीफ करेंगे।
इमरान, कुछ लोगों से सीधी बातचीत भी होनी है, ऐसी भी खबर है कि डायरेक्टली बातचीत करेंगे, खुद मुखिया करेंगे। तो कितने लोग हो सकते हैं जो इस रडार पर हैं, जो इस दायरे में आ चुके हैं, जिन पर और भी ज्यादा जो शक है या शक शोभा है या संपर्क होने की बात है उन पर है? तो क्या सीधी बातचीत भी होगी वहां पर? देखिए, हमें ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि जो एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है ये बड़ी इम्पार्शियल होती है और ये एक पार्ट एंड पार्सल होता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि जब भी इस तरीके का कहीं इंसिडेंट होता है और जब एनआईए को इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो हर एंगल से हर क्लू को कलेक्ट करते हैं। इसलिए चूंकि आज एनआईए चीफ, चूंकि पहले ही दिन इसको एनआईए को ये सारी जिम्मेदारी या इस इन्वेस्टिगेशन को सौंपी गई है और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चूंकि एनआईए की चीफ खुद आए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने कहा कि जो लोकल्स यहाँ पे थे, जो लेबरर्स यहाँ पे थे, जो पुणे वाले यहाँ पे थे या दीगर लोग या जिनके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, तो सारा कुछ एनआईए की कोशिश है कि सारी डिटेल्स जो है वो कलेक्ट की जाए सो दैट एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि वहां तक वो पहुंच सके जो हमलावर थे, जिन्होंने ये बहुत बड़ा यहाँ पे इंसानियत सोच जो हमला किया है, जिसकी मजम्मत की गई, जिसको कंडम किया हर एक आम शहरी से इमरान, इस वक्त माहौल क्या है वहां पर? पूरी वेस्टर्न घाटी में क्या सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और कैसे सुरक्षा बल जो है वहां पर डटे हुए हैं? क्योंकि हमले के बाद से ही सुरक्षा बल पहुंचे हुए थे, उन लोगों को ढूंढा जा रहा था ताकि वो लोग मिल पाएं जो आतंकवादी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो पूरा जो अभी वहां पर सिनेरियो है वो किस तरह का बना हुआ है? देखिए, ये सिर्फ बाईसरन वैली का ही सवाल नहीं है, बल्कि पूरी कश्मीर वैली इस वक्त रेड अलर्ट पर है और अभी जो काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशन है वो तेज किए गए हैं और जो बैनर ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से तेज की गई है, क्रैक डाउन किया गया है। और जहां तक बाईसरन वैली का ताल्लुक है, जो ही ये जिस दिन ये अटैक हुआ था उसके बाद ही पुलिस, सीआरपीएफ और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सिक्योरिटी के, वो यहाँ पहुंचे और पूरा जो इलाका है बड़े पैमाने पर, जिसे हम मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कहते हैं, वो मुसलसल जारी है और कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर है, जो अटैकर्स है, उनको नैब किया जाए। ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका, ये जानकारी आपने दी। तो फिलहाल सबसे पहले हमने आपको ये खबर बताई, एनआईए चीफ पहलगाम में पहुंच चुके हैं और जैसे हमने कहा कि बहुत सारी आज फिर से वहां पर चीजें होनी है, प्रक्रियाएं होनी है, 3D मैपिंग होनी है, बातचीत होनी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये जानकारी आज एनआईए की चीफ खुद हासिल कर सकते हैं अपनी टीम से और पूरा सिनेरियो देखा जाएगा, पूरा घटनास्थल का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। देखिए, एक और बड़ी अपडेट है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर तोड़ा है। कुपवाड़ा, उड़ी, अखनूर सेक्टर में ये फायरिंग की गई है। जम्मू से सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं या फिर कश्मीर के बॉर्डर के इलाके हैं, दोनों जगहों पर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 30 अप्रैल यानी कल और आज की रात के बीच में ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना ने फायरिंग का उचित तरीके से जवाब दिया है, मुस्तैदी से जवाब दिया है और हो भी क्यों ना, भारतीय सेना हमेशा बॉर्डर पर जो है वो तत्पर रहती है और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। कल रात ही ये घटना हुई है, सीज फायर का उल्लंघन फिर से किया गया है और पहलगाम हमले के 2 दिन बाद ही सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था और यही वजह है कि तब से लेकर आज तक निरंतर ये सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान जाहिर सी बात है इन सीज फायर वायलेशन से भारत को उकसाना चाहता है। कल जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसी को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं। सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता देना, इतने बड़े संख्या में
वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करते थे और आज कल बीते कल की जो निर्णय रहा, देश में आजादी के उपरांत पहला जनगणना से लेके अभी तक, यानी आजादी के उपरांत, उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की प्रकोप में उसको अभी स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में, जिसकी संकेत देश के गृह मंत्री लगभग आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। ये दर्शाती है भारत की वंचित वर्गों को अपने अधिकार देने के लिए, अपने हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है स्कीम्स को बनाने के लिए, आर्थिक निर्णय करने के लिए। पिछले 11 सालों में जो अनुभव आया, उस अनुभव से आगे उसको और क्लैरिटी के साथ करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय को किया गया है। आज जिस प्रकार से देश की सभी वर्गों से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लगभग सभी लोग, एक आधे को छोड़ के, जिस प्रकार से इस फैसला का स्वागत किया है, समाज ने उसको जिस प्रकार से स्वीकृति दिया है, मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं। देश की ओर से, सरकार की ओर से भी और पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक कदम के लिए। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए, देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, यह हमारी उद्देश्य रहा है। तो आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाति जनगणना को लेकर की जा रही थी। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त जहां पर पंजाब के मंत्री चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। यही कहूँगा, मेरा गीत भी है, मेरे कीर्ति वीर पंजाबिया तेरी धन कमाई, तुसी हथ ना अड्डे सोहणिओ ना धौन चुकाई, तुसी जाके मुल्क बेगानिਆਂ विच टौर बनाई, मोह ममता दियां मूरतां रब वर्गियां मावां, अज कूके अणख पंजाब दी कोई करो दुआ। दिस इज माई ट्रिब्यूट टू दी मजदूर। और ठीक किया डॉक्टर साहब ने, सारे आपां मजदूरी, यही गुरु नानक साहब ने कहा किरत करो। मजदूर ज़्यादा मेहनत करते साडे तो,
मैं अक्सर कहना भी सारे असी आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हेयर आर सैल्फ मेड पीपल, तो असी कही असी मेहनत बहुत की तो ये मंत्री बन गए, मैं MP बन गया, वो IAS बन गए, तो ठीक है बहुत फैक्टर्स ने, पर आपां जिहड़ी वो धुप्पे मेहनत जो मजदूरां दी एक्चुअल जो लेबर है ਉਹਦਾ मैच नहीं कर सकते, और ਉਹਦੀ जिन्नी भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ है। कमिंग टू द टॉपिक, पहला तो पंजाब सरकार ने ऐसा, मैं भी पंजाब च विचरदा रहा, इत्थे ही पढ़िया, उदों तो खैर जो असी पढ़े उदों तो कोई नशे का नाम निशान ही नहीं सी, ते पंजाब सरकार ने जो 1-1.5 महीने तो एक अनप्रैसीडेंटेड वेव चलाई है, होर स्टेटां लई भी ये उदाहरण है, क्योंकि पंजाब नूं मैं अक्सर पार्लीमेंट भी बोलता, बदनाम भी ज़्यादा किया जाता है, कूड़ता पंजाब, तुहानूं सारिआं नूं गल्लां पता है। मैं समझदा कि हरियाणा दे विच या दिल्ली च साडे या किते होर स्टेटां च भी, महाराष्ट्र च भी, उत्थे भी नशे बहुत ने, मतलब सॉरी टू से स्कूल लैवल ते चल रहा काम, बाहर तुहानूं पता ही है अवेलेबिलिटी है, और नाइट क्लबां च भी चल रहे हैं, मतलब इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू पंजाब, दिस इज नंबर 1। पर मैं पंजाब सरकार वालों डॉक्टर बलबीर सिंह जी इन्हां वालों जो एक मुहिम शुरू की गई, और कल मैं DGP से गल हो रही थी, मैंने बहुत तसल्ली हुई भी, उन्होंने एक सैल्फ प्रोक्लेम्ड गोल किया 31 मई तक असी पंजाब नूं नशा मुक्त करांगे, मतलब सप्लाई चेन नूं ब्रेक करेंगे। हुण वो एक स्टैप है शुरू का, तुहानूं पता ही है जो सख्ती हो रही है, CM साहब कर रहे, गवर्नर साहब कर रहे वगैरह। हुण दूजा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप नशे, चलो डी एडिक्शन सेंटर भी है अपने, गवर्नमेंट के भी है, प्राइवेट भी है, तो आप उन्होंने चलो वो ग्रैजुअली दवाई दुई दे के उन्होंने करता, पर जिवें डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने कहा 80-90% रीलैप्स बच्चे हो गए, वो फिर चले जाएंगे उत्थे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू, जिवें कोई बंदा शराब पींदा है या जो भी उन्होंने कोई एडिक्शन है किसी टाइप की, कोई वो छड्डनी बहुत औखी है। तो असी डॉक्टर साहब नाल मिल के, क्योंकि असी स्किलिंग ते बहुत वड्डा योगदान मतलब काम कर रहे हैं, असी पिछे पंजाब के हर वड्डे शहर च वर्ल्ड स्किल सेंटर मैं खोले, जाती तौर पर पिछे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने 15 दिन पहले ही लुधियाना दे विच जो स्किल एक्सीलेंस कैंपस 25-26 एकड़ दे विच असी बनाया, ITI नूं IIT लैवल ते लैके गए, एक मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, बहुत 5 स्टार फैसिलिटी, ऐसियां मशीनां लवाइयां चल रही। तो फिर मैं डॉक्टर बलबीर सिंह जी का बहुत एप्रीशिएट करता, इन्होंने मन च भी दर्द है, देखो जो दर्द और पैशन तो बिना काम नहीं हो सकता। असी तकरीबन पंजाब के काफ़ी सेंटरां च डॉक्टर बलबीर सिंह जी तो मैं जाती तौर पर पिछले 7-8 महीनों के सर्दियां सी जदों महिंद्रा और पटियाला जोड़ा हस्पताल है वो डी एडिक्शन सेंटर गए, एक बड़ी खबर पंचकुला से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान सम्मेलन चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर वहां पर सम्मानित किया गया, अभिनंदन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी वहां पर सम्मान किया गया है। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और मुस्लिम समुदाय और अन्य लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर वहां पर सम्मानित किया गया है। ये खबर जो है वक्फ से जुड़ी है, जहां पर सुधार सम्मेलन एक रखा गया है, वक्फ सुधार सम्मेलन, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए। तस्वीरें आपके सामने। नायब सिंह सैनी जब वहां पर पहुंचे तो उनका सम्मान किया गया, पगड़ी पहनाकर उनका वहां पर अभिनंदन किया गया और सम्मान किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर हैं, उनके अलावा स्थानीय विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। सभी लोग मंच पर हैं और उन्हें देखें किस तरह से वहां पर स्वागत किया जा रहा है।
चलिए न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।